हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था और उसके बाद आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि हम हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए बाकी रह गए 7 प्रिंसिपल्स को अपनी वीडियो के पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को यानी इस वीडियो को हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए बाकी रह गए 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये मैनेजमेंट फील्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग यानी शुरुआत करते हैं। हेनरी फ्योल के स्टार्टिंग के 7 प्रिंसिपल्स के बाद अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 8 जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे बराबरी या समानता का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी में हेनरी फ्योल जी ने ये कहा था कि एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करा जाए, उन पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है भेदभाव। अब वो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किस बेस पर ना हो। डिस्क्रिमिनेशन ना तो कास्ट के बेस पर हो, ना रिलीजन के बेस पर, ना कलर के बेस पर, ना ही जेंडर के बेस पर। तो सभी एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जाए एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड एज पर द कास्ट, रिलीजन, कलर या जेंडर एक्सेट्रा। तो एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यानी बराबरी का सिद्धांत। अगर सभी एम्प्लॉय इक्वल ट्रीट किए जाएंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि सभी एम्प्लॉय में एक मॉरल बढ़ेगा, उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो खुश होंगे और जब वो खुश होंगे तो वो काम को अच्छे से करेंगे ताकि आउटपुट अच्छा आएगा। और जब आउटपुट यानी रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट अच्छा होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन साउंड यानी मजबूत बनेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का मतलब हो गया कि सभी एम्प्लॉयज को बराबर रखना, बराबरी ट्रीट करना, उनको किसी भी तरीके से किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट ना करना। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है था वो या है वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज जिस प्लेस पर होनी चाहिए वो वहीं पर हो, ताकि जरूरत पड़ने पर जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो इक्विपमेंट, मशीनरी, स्टेशनरी या कोई भी चीज सही जगह पर होगी तो वो हमें प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा सबसे पहली बात। और साथ ही साथ जब टाइम वेस्ट नहीं होगा, चीजें प्रॉपरली मिल जाएंगी तुरंत, तो हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं ही होगा, साथ ही साथ चीजें मिसप्लेस नहीं होंगी यानी चीजें खोएंगी नहीं। और जब चीजें मिसप्लेस नहीं होंगी तो हमको वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और हमारा रिसोर्सेस का भी वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा प्रिंसिपल जो कहता है कि सभी चीजों को, सभी अपनी जो भी थिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, स्टेशनरी है, उनको प्रॉपर प्लेस पर रखा जाए ताकि वो जरूरत पड़ने पर तुरंत इमीडिएट मिल जाए और रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, तो अभी तक हमने 2 प्रिंसिपल डिस्कस किए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 10 की जो है प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट में हेनरी फ्योल जी ने ये कहा था कि जिस भी एम्प्लॉय या स्टाफ से हम जो भी काम ले रहे हैं उसको उस काम के बदले उसका प्रॉपर रेम्यूनरेशन यानी वेजेस, पारिश्रमिक या सैलरी जो भी बनता है वो प्रॉपर टाइम पर उसको दे दें ताकि वो एम्प्लॉय इफिशिएंट रहे, अपने काम को अच्छे से करे। अगर हम किसी से काम लेते हैं और उसका पेमेंट अगर हम टाइम से नहीं करते हैं, पेमेंट को हम डिले करते हैं या जितना बनना चाहिए, जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो एम्प्लॉय या वो जो भी वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, वो लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रुकेगा यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं रहेगा, डिमोटिवेट फील करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, हमारे सीक्रेट्स को वो मार्केट में अब कॉम्पिटिटर्स को लीक करेगा। तो इसीलिए हेनरी फ्योल जी का कहना है कि एम्प्लॉयज की या वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए, उनकी कैपेसिटी, इफिशिएंसी को बढ़ाए रखने के लिए
जो भी काम उनसे लिया जा रहा है उसका प्रॉपर रेम्यूनरेशन उनको प्रॉपर टाइम पर देते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा प्रिंसिपल जो वर्कर्स परफॉर्मेंस या और स्टाफ के सैलरी को प्रॉपर टाइम पर देने की बात करता है, और जितनी सैलरी बनी है या जितना रेम्यूनरेशन वेजेस बना है उसको प्रॉपरली देने की बात करता है, ऐसा प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट कहलाता है या उसको प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर स्टूडेंट 2 टर्मिनोलॉजी आई, एक सेंट्रलाइजेशन और सेकेंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये दोनों क्या हैं, तो इसको समझिए पहले। सेंट्रलाइजेशन वर्ड का ये मतलब होता है स्टूडेंट, जहां पर बॉस या आपका सुपीरियर अपनी सारी पावर्स को सेंट्रलाइज्ड रखता है, यानी अपने तक रखता है, उसको डेलीगेट नहीं करता, यानी बांटता नहीं है या सौंपता नहीं है या असाइन नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सारा कमांड सुपीरियर या बॉस अपने पास रखे, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब बॉस या सुपीरियर सारी पावर को अपने हाथ में रखे, उसको किसी को सौंपे ना, बांटे ना, असाइन ना करे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेट ना करे, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जो बॉस या सुपीरियर होता है वो डिसीजन मेकिंग में भी अपने सबॉर्डिनेट या स्टाफ या एम्प्लॉय को शामिल नहीं करता। वो सिर्फ ये चाहता है कि जो वो कहे उसके एम्प्लॉय उतना काम करे या उस हिसाब से चले। डिसीजन मेकिंग में उसके सबॉर्डिनेट का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसा अप्रोच जहां पर बॉस या सुपीरियर या हायर अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसी सिचुएशन कहलाती है सेंट्रलाइजेशन। अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है, इसको इसका अपोजिट कह सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन में सारी कमांड, सारी पावर बॉस सुपीरियर अपने हाथ में रखता था। यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन में वो डेलीगेशन करता है, यानी वो पावर्स को, अथॉरिटीज को डेलीगेट करता है, सौंपता है। डिसीजन मेकिंग में भी अपने सबॉर्डिनेट्स को रोल देता है, उनसे उनके सजेशंस, ओपिनियंस, व्यूज लेता है, और फिर सब कुछ ठीक समझकर जो उसको ठीक लगता है वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो ऐसा अप्रोच या ऐसी टर्मिनोलॉजी जहां पर बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सारा कमांड, सारी पावर, अथॉरिटी अपने पास रखता है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा टर्मिनोलॉजी या ऐसा अप्रोच जहां पर बॉस या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको पार्ट देते हैं, उनसे उनके ओपिनियन, सजेशंस लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और ऐसा माना जाता है कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, जहां पर बहुत से डिपार्टमेंट हैं, बहुत काम होता है, वहां बॉस या सुपीरियर चाहे या ना चाहे उसको सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, उसको चीजें डिसेंट्रलाइज्ड करनी होंगी। और जब चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं तो एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ता है। तो ऐसा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट में, इस प्रिंसिपल में, इस सिद्धांत में हेनरी फोर्ड जी ये कहते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टीम काम करना चाहिए, ताकि वो काम अच्छा हो और सभी लोग कॉपरेट होकर काम करें। यहां पर कॉपरेशन यानी सहयोग 2 लोगों के बीच में हो। पहला, एक तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में तो हो ही हो, साथ ही साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट या बॉस और एम्प्लॉय में भी कॉपरेशन हो। तो ऐसा प्रिंसिपल जो कहता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टीम काम करना चाहिए, एज अ ग्रुप, ऐसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट कहते हैं। तो अभी तक हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का, प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का और प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट का। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक टास्क के लिए एक सिंगल बॉस हो, यानी मल्टीपल बॉसेस नहीं होने चाहिए। जैसे
अगर मल्टीपल बॉसेस होंगे एक काम के लिए, किसी एक काम के लिए 4 अगर सुपीरियर या बॉसेस होंगे, तो सबऑर्डिनेट्स को कंफ्यूजन होगा कि वो किस बॉस के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने काम को करें। तो ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और जब जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तब तब काम या तो अच्छा नहीं होगा या तय डेडलाइन यानी वक्त के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, और जब काम वक्त के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो मिसमैनेजमेंट क्रिएट होगा, अल्टीमेटली चीजें खराब होंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सीधा यही कहता है कि एक काम के लिए ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने वाला एक सिंगल बॉस हो। तो ऐसा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि एक काम के लिए एक सिंगल बॉस हो, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, और अब हम हेनरी फ्यूल जी के द्वारा दिए गए लास्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, अथॉरिटी वर्ड का मतलब होता है पावर या राइट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को हिंदी में कहते हैं दायित्व। तो अथॉरिटी वो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सुपीरियर और बॉस ने आपको कोई काम सौंपा, तो वो उसकी अथॉरिटी है जिसको यूज करके उसने आपको कोई काम सौंपा, और आपको वो काम करना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, यानी आपकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन हुई। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बॉस और सुपीरियर ने जब आपको कोई काम दिया, तो उसने अपनी अथॉरिटी को यूज करके काम दिया आपको, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो काम वो आपसे ले सके जिस अकॉर्डिंग वो लेना चाह रहा है, और सही टाइम पर ले सके। तो सिंपली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अथॉरिटी पावर इंडिकेट करता है, राइट इंडिकेट करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इंडिकेट करती हैं, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किए सभी प्रिंसिपल्स, ये हेनरी फ्यूल जी के द्वारा दिए हुए 7 प्रिंसिपल्स थे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये इस टॉपिक के दोनों पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड समझ में आए होंगे। इसको आप बार बार सुनिए, अच्छे से तैयार करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट मैनेजमेंट। टिल देन, स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गुड लक।